दोस्तों आज के समय में मार्केट से जितना कठिन है पैसे कमाना, उससे कहीं ज्यादा कठिन है इस टेक्नोलॉजी के युग में मार्केट में खुद को बनाए रखना। तभी तो कभी भारतीय ई कॉमर्स में स्नैपडील और फ्लिपकार्ट को भी दो दो हाथ करने वाली कंपनी कुछ वर्षों के अंदर ही मात्र $70 मिलियन में बिक जाती है, जिसकी मार्केट वैल्यू हुआ करती थी 1.1 बिलियन डॉलर। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति इस कंपनी के सामने आती है जिसकी वजह से 2019 में यह ई कॉमर्स कंपनी मात्र $70 मिलियन में खुद को बेच देती है। यदि आप बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस की बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो इस केस स्टडी को, इस स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ऐसे बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स जानने को और सीखने को मिलेंगे। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि शॉपक्लूज की शुरुआत कैसे होती है। 2011 में राधिका और संदीप अग्रवाल की मुलाकात कैलिफोर्निया में संजय सेठी से होती है। इन तीनों लोगों के पास एक बिजनेस आइडिया होता है जो ये लोग आपस में शेयर करते हैं, उसको और मैच्योर बना लेते हैं। उसके बाद यह कुछ एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो जिसमें से 12 एंजल इन्वेस्टर इनको $1.8 मिलियन देने को तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जाओ भारत में अपनी कंपनी शुरू करो। 2011 में ये तीनों लोग भारत आते हैं और 2011 में ही इन्होंने गुड़गांव से shopclues.com की शुरुआत कर दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 5 सालों के अंदर यह कंपनी $बिलियन की कंपनी हो जाती है। 2016 तक आते आते इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $1.1 बिलियन हो गई, यानी कि यह यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी 2016 तक। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि 2016 से यह कंपनी मार्केट में गिरने लगती है और 2019 तक आते आते यह खुद को बेच देती है। तो बात करेंगे हम कि इसके फेल्योर के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा। इसके फेल्योर का सबसे बड़ा जो कारण रहा वह लैक ऑफ इनोवेशन। जी हाँ दोस्तों, 2011 के बाद जब यह मार्केट में आए तो बहुत तेजी से खुद का विस्तार किया, लेकिन उसके बाद मार्केट में स्नैपडील और फ्लिपकार्ट भी धीरे धीरे फैलने लगे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्नैपडील फ्लिपकार्ट ने खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया और बीच में अमेजन भी आ गया था, उसने भी खुद को अपडेट किया। लेकिन शॉपक्लूज के फाउंडर्स ने इस तरफ बिल्कुल से नहीं ध्यान दिया, उन्होंने इनोवेशन पर पैसे ही नहीं खर्चे किए। तो सबसे बड़ा कारण रहा कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को अवॉइड किया, इन्होंने कुछ नए इनोवेशन के साथ मार्केट में खुद को अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से यह पहला कारण बना इसके फेल्योर का। वहीं इसके फेल्योर का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वह रहा लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट। 2013 में इसके फाउंडर संदीप अग्रवाल को इनसाइड ट्रेडिंग के मामले में जेल हो जाती है और कुछ दिनों के बाद संदीप अग्रवाल अपनी पत्नी और अपने पार्टनर पर काफी गंभीर आरोप लगाते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसके लीडर को स्टेबल रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और यही वह समय था कि इसके लीडर से काफी लोगों का भरोसा कम होना शुरू हो गया था। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है शॉपक्लूज के फेल्योर का वह रहा है लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट। शॉपक्लूज के फेल्योर का तीसरा जो कारण रहा वह रहा एक्सेसिव प्रोडक्ट रिटर्न। एक्सेसिव प्रोडक्ट रिटर्न आपको पता होना चाहिए, जो शॉपक्लूज था वह छोटे सिटीज के लिए जाना जाता था। इसकी जो यूएसपी थी वह लोकल मार्केट की यूएसपी थी, छोटे शहरों में अपनी सेलिंग करता था, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा सेलर थे और इसके जो प्रोडक्ट होते थे वो अनब्रांडेड होते थे, इसकी वजह से अफोर्डेबल होते थे, सस्ते होते थे। क्योंकि इसके प्रोडक्ट अनब्रांडेड थे तो उसमें क्वालिटी कम थी। क्वालिटी कम होने की वजह से एक समय ऐसा आया कि इसके अधिकतर प्रोडक्ट, इवन ऐसा कहा जाता है कि 30 से 40% प्रोडक्ट इसके रिटर्न आने लगे थे। और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत होने लगी। इस कंपनी के लोगों के पास इतने वीडियो आए, इतनी शिकायतें हुई कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे शॉपक्लूज से कम होता गया। तो तीसरा शॉपक्लूज के फेल्योर का कारण जो माना जाता है, वह माना जा सकता है एक्सेसिव प्रोडक्ट रिटर्न। एक्सेसिव प्रोडक्ट रिटर्न आपको पता होना चाहिए, जो शॉपक्लूज था वह छोटे सिटीज के लिए जाना जाता था। इसकी जो यूएसपी थी वह लोकल मार्केट की यूएसपी थी, छोटे शहरों में अपनी सेलिंग करता था, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा सेलर थे और इसके जो प्रोडक्ट, इवन ऐसा कहा जाता है कि 30 से 40% प्रोडक्ट इसके रिटर्न आने लगे थे। और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसकी शिकायतें हुई कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे शॉपक्लूज से कम होता गया। तो तीसरा शॉपक्लूज के फेल्योर का कारण जो माना जाता है वह माना जा सकता है एक्सेसिव प्रोडक्ट रिटर्न।
वही शॉपक्लूज के फेल्योर का नेक्स्ट कारण है लैक ऑफ फंड। आपको जानकर आश्चर्य होगा 2015 में टाइगर ग्लोबल ने शॉपक्लूज में लगभग $100 मिलियन इन्वेस्ट किए और $100 मिलियन पाते ही यह मार्केट में बहुत तेजी से फैला। मार्केट में चारों तरफ हाहाकार मच गया कि कौन है शॉपक्लूज, कौन है शॉपक्लूज। लेकिन आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स कंपनियों के पीछे का एक हिडन सीक्रेट कह सकते हैं, वह यह है कि इनके जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं इनका नुकसान उतना ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा छूट पर और ज़्यादा से ज़्यादा कम दामों पर बेचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यह ज़्यादातर घाटे में तब जाती है जब इनकी सेलिंग ज़्यादा होती है। लेकिन अमूमन ऐसा जो कॉमन मार्केट है ऐसा नहीं होता है। जब इंसान खुद का पैसा लगाता है तो उसको दर्द होता है खर्च करने में, लेकिन जब कोई बाहरी पैसा दे रहा होता है तो टेंशन किस बात की है, अथाह उड़ाते हैं पैसे। तो यही इसके साथ हुआ। $100 मिलियन पाने के बाद इसने मार्केट में इतना पैसा खर्च किया, इतने ऐड दे दिए कि इसके पास पैसों की कमी हो गई और उधर ज़्यादा सेलिंग हो गई तो उधर भी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल टाइगर्स ने अगला इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में कर दिया। अब फ्लिपकार्ट में करते ही ये बेसहारा हो गए। अब इनके पास विज्ञापन के, मार्केटिंग के, छूट के पैसे ही नहीं बचे। तो शॉपक्लूज के फेल्योर का जो चौथा कारण रहा है वह है लैक ऑफ फंड्स। इनके पास पैसे की कमी हो गई। वहीं पांचवा कारण है फेल्योर मर्जर्स। फेल्योर मर्जर्स मतलब यह है कि एक समय ऐसा भी था 2016 के बाद 17-18 में कि इसको स्नैपडील खरीद लेगी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है और डूबते सूरज को हर कोई नकार देता है। वही इसके साथ हुआ, क्योंकि एक समय इसकी मार्केट वैल्यू इतनी कम हो गई कि जो भी कंपनियां इसको खरीदना चाह रही थी वो डरने लगी कि अगर इसको हम खरीद लेंगे तो अपनी जो बनी बनाई छवि है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए स्नैपडील ने भी इसको खरीदने से मना कर दिया। तो पांचवा इसके फेल्योर का कारण रहा वह फेल्योर मर्जर्स रहा। वहीं छठा और अंतिम शॉपक्लूज के फेल्योर का जो माना जाता है वह रहा है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन को आप समझ रहे होंगे कैसे इसके ऊपर पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि डिमोनेटाइजेशन आने के बाद इसकी जो बिक्री थी वह 30% घट गई थी, क्योंकि यह कैश ऑन डिलीवरी पर ही सबसे ज़्यादा फोकस था। यह स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह कार्ड पर नहीं गया। इसने ऐसा कुछ नहीं नया किया, इनोवेशन ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से लोग इसके यहाँ शॉपिंग करते, जिसका कारण रहा है कि इसकी जो सेलिंग थी वह सीधे 30% तक घट गई। और यही कारण रहा कि 2019 तक आते आते इसकी मार्केट वैल्यू मात्र कुछ $मिलियन तक हो गई, जिसकी वजह से सिंगापुर बेस्ड कंपनी Qoo10 ने मात्र $70 मिलियन कंपनी को खरीद लिया। तो दोस्तों शॉपक्लूज के इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।